हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए जो आईआईबीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईबीएफ का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो यह वीडियो स्पेशली उन्हीं भाइयों या बहनों के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो से भी काफ़ी वीरी भाई ये जो भी बैंक बीसी बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो उन काफ़ी भाइयों को फ़ायदा मिला है और हमारी वीडियो लगातार देखी भी जा रही हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित में से किस निकाय के तहत लागू की गई है। ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, बैंक के केंद्रीय कार्यालय या राज्य सरकारें। तो आपको ऑप्शन देखकर उत्तर देना है, यानी इन ऑप्शन में से एक सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपका सही आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अनिवासी भारतीय लोक भविष्य निधि खाता, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे सही जगह ऑप्शन यहाँ पे देख कर चूज करना है। कोई अनिवासी भारतीय लोक भविष्य निधि, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैं नहीं खोल सकता, खोल सकता है बशर्ते खाते में जमा राशि या विदेशी मुद्रा में जमा कराई जाए। ऑप्शन डी में कह रहा है खोल सकता है, किंतु उसे बचत बैंक वाली ब्याज दर प्राप्त। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई अनिवासी भारतीय जो होगा, जो एनआरआई होगा, लोक भविष्य निधि खाता नहीं खोल सकता। ऑप्शन आपका ए सही होगा, नहीं खोल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट या ऋण प्राप्त करता है, तो बैंक तथा उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध होता है। तो जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट या ऋण प्राप्त करता है, तो उसके बीच में बैंक तथा ग्राहक के बीच जो संबंध होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ऑप्शन ए में है न्यासी या लाभार्थी, लेनदार या देनदार, ऑप्शन डी में है अमानतदार या अमानत रख। तो जब कोई बैंक ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट या ऋण प्राप्त करता है, तो बैंक तथा उसके ग्राहकों के बीच संबंध कौन सा होता है? देनदार तथा लेनदार का संबंध होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूक्ष्म वित्त के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपका ए नंबर में है, निम्न आय वर्ग के उधारकर्ताओं को कम अवधि के छोटी राशि के ऋण दिए जाते हैं। बी में है, यह सामाजिक और असामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। किफायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन। ऑप्शन डी में है, कम आय वर्ग के उधारकर्ताओं को संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही कथन बताना है, कथन सही नहीं है बताना है, सही कथन नहीं बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा, जो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, वो ऑप्शन होगा सी नंबर, किफायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन। ये आपका सही कथन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों इकाइयों से समृद्धि और निधियन जरूरतों के अनुसार 3 उत्पाद बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण वर्गीकरण सही है? तो यहाँ पे ऋण देने का जो वर्गीकरण होता है, ऑप्शन के रूप में बताए गए हैं। ये नंबर में यहाँ पे कह रहा है, शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 रुपए से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख रुपए से 10 लाख। ऑप्शन बी में कह रहा है किशोर 4 लाख रुपए तक, तरुण 15 लाख तक। सी में है शिशु 50,000 रुपए तक, 50,000 तक, किशोर 5 लाख रुपए तक, तरुण 15 लाख रुपए तक। इसी तरह डी में ऑप्शन कह रहा है 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक, तरुण 3 लाख से 5 लाख। तो इसमें जो मुद्रा ऋण योजना है, उसके तहत जो इकाइयों में समृद्धि है और निधियन के अनुसार जो 3 उत्पाद बनाए गए हैं, वो कौन से हैं? उत्पाद बनाए गए हैं शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 रुपए से 5 लाख तक और तरुण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। ये वर्गीकरण बनाया गया है मुद्रा ऋण योजना के तहत। ठीक है।
आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में 50,000 रुपए शिशु के लिए होता है। किशोर की श्रेणी में है तो 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा। तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बीच में मुद्रा ऋण प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एक बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन देना है, यानी रिक्त स्थान है यहाँ पे देना है कि कुछ एक बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है जो कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी, नोडल अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी। तो जो बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी गई है वो कहलाता है आपका मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी। मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी ऑप्शन बी में है, मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकों के रेखन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो चेकों के रेखन से संबंधित इन ऑप्शंस में से गलत कथन की पहचान करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है विशेष रूप से रेखित चेक का भुगतान नामोल्लिखित बैंक के पास किसी खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में है अदाता को रेखित चेक का भुगतान काउंटर पर नकद नहीं किया जा सकता। सी में है चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देना रेखन कहा जाता है। डी में है चेक आहरणकर्ता या जारीकर्ता और धारक द्वारा रेखित किया जा सकता। तो चेक के रेखन से संबंधित जो कथन है, गलत कथन क्या होता है? चेकों के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देना रेखन कहा जाता है, यह कथन गलत है। ठीक है, यही कथन आपका गलत माना जाएगा, ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेट प्रोग्राम, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, के अधीन आरंभ की गई एक योजना है। तो भारत नेट प्रोग्राम के अधीन आरंभ की गई एक योजना कौन सी है? स्किल इंडिया अभियान है, स्मार्ट सिटी अभियान है, स्टार्टअप इंडिया अभियान है कि डिजिटल इंडिया अभियान है? तो जो भारत नेट प्रोग्राम के अधीन शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया अभियान। क्या नाम है? डिजिटल इंडिया अभियान नाम है, ऑप्शन डी में है डिजिटल इंडिया अभियान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, यहाँ पे सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर यहाँ पे सही सेट करना है। किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है भुगतान? तो ऑप्शन है यहाँ पे केवल वार्षिक आधार पर, केवल अर्धवार्षिक आधार पर, केवल तिमाही आधार पर कि बैंक के विवेक के अनुसार तिमाही अंतरालों पर। तो बचत वर्तमान अनुदेशों के आधार पर बचत बैंक पर का जो भुगतान किया जाता है वो केवल तिमाही आधार पर किया जाता है। ठीक है, केवल तिमाही आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड हेल्ड डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैंड हेल्ड डिवाइस के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ऑप्शन है इसे शाखा रहित बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। दूसरे में है यह किसी भी कनेक्टिविटी समस्या से बचने के लिए केवल ऑफलाइन काम करता है। और तीसरे में है इसमें 100 लेन देन तक का बैटरी बैकअप होता है। चौथा है कि सर्वर पर ऑफलाइन लेन देन डेटा अपलोड के लिए बैंक केवल लेन देन की सीमा तय कर सकता है। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि हैंड हेल्ड डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन जो होगा हैंड हेल्ड के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, इसे शाखा रहित बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी जिसको कहते हैं भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो भीम यूपीआई आपने नाम सुना ही होगा, भीम के बारे में इन चार ऑप्शन को आपको देखते हुए कौन सा कथन गलत होगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको यूपीआई कहते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके सरल आसान और त्वरित भुगतान लेन देन करने में मदद करता है। बी नंबर में है इंटरनेट या स्मार्टफोन तक पहुंच न होने पर भी 99 यानी 99 सेवा का उपयोग करके भी भुगतान किया जा सकता है। सी में कह रहा है यूपीआई पर पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए वीपीए की आवश्यकता होती है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसको कहते हैं। इसका उपयोग छोटे मूल्य के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यूपीआई का प्रयोग किसी भी मूल्य के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका क्या है गलत होगा, क्योंकि इसका उपयोग भीम यूपीआई का उपयोग सभी प्रकार के भुगतान के लिए किया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? यही डी नंबर सही होगा, यानी गलत कथन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहक सेवा अधिकारी जिसको बोलते हैं सीएसपी द्वारा निकासी लेन देन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है?
तो जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, जिसको सीएसपी बोलते हैं, उनके द्वारा जब निकासी लेन देन करते हैं तो उनके द्वारा किए गए एक गलत कथन की पुष्टि करनी है आपको। ऑप्शन है यहाँ पे, सीएसपी टर्मिनल के पास स्मार्ट कार्ड दिखाता है, ग्राहक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, आहरण निकासी डेटा टर्मिनल में और स्मार्ट कार्ड में एक नई प्रविष्टि के रूप में संग्रहित हो जाता है। ऑप्शन डी में कहता है कि ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित निकासी रसीद ग्राहक को सौंप दी जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी द्वारा जो गलत कथन है उसको बताना है। तो सीएसपी द्वारा जो गलत कथन होता है वो ये होता है कि सीएसपी टर्मिनल के पास स्मार्ट कार्ड दिखाता है। ये गलत कथन होता है, सीएसपी टर्मिनल के पास स्मार्ट कार्ड दिखाता है, यही आपका गलत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्य संचित कार्ड प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः में भिन्न होता है। तो जो मूल्य संचित कार्ड होता है वो प्रीपेड कार्ड से किस तरह भिन्न होता है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है, राशि जो संचित की जा सकती है, मूल्य संचयन व्यवस्था या प्रौद्योगिकी वैधता अवधि। इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको देना है। क्या होगा सही ऑप्शन, इसमें होगा आपका सही ऑप्शन बी नंबर, मूल्य संचयन व्यवस्था। मूल्य संचयन व्यवस्था जो होता है वो मूल्य संचित कार्ड यानी प्रीपेड कार्ड से मुख्यतः भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंक का कर्तव्य नहीं। तो जो बैंक के द्वारा किए गए कार्य के रूप में कर्तव्य कौन सा नहीं होता। ऑप्शन है आपके सामने, ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का कर्तव्य, पासबुक खाता विवरण आदि जारी करने का कर्तव्य, ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य। ऑप्शन डी में है, चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य। तो जो बैंकों का मुख्य कर्तव्य होता है वो क्या होता है, बैंकों का मुख्य कर्तव्य क्या होता है, बैंक का काम होता है ग्राहक के खाते में गोपनीयता बनाए रखने का, पासबुक खाता विवरण आदि जारी करने का कर्तव्य होता है, चेक बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य होता है, लेकिन ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर चलाने का कर्तव्य बैंक का नहीं होता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या है, कर्तव्य नहीं है आपको देना है। तो गलत कथन के रूप में यही होगा सी, की बैंक का ये कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, एटीएम कार्ड ब्लैंक स्थान है के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एटीएम कार्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके सामने ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही बताना है कि केवल किसी एटीएम में लेन देन, व्यापारी के साथ बिक्री केंद्र डिवाइस पर लेन देन, इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन, उपर्युक्त सभी। तो जो एटीएम कार्ड होता है वो सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके अकॉर्डिंग उपर्युक्त सभी होगा, डी नंबर में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है, ग्राहक की शिकायत पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी एक उपर्युक्त रणनीति नहीं है। रणनीति की बात करते हैं, जो ग्राहक की शिकायत पर कार्रवाई जब की जाती है तो उस समय कौन सी रणनीति सही नहीं है। ऑप्शन है, सक्रिय रूप से सुने और दोहराव वाले प्रश्नों से बचे, समस्या के समाधान में दक्ष बने, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठों को शामिल करें, बैंक की नीतियां केवल दिशा निर्देश हैं, ग्राहक की सेवा करने के लिए आप उनकी अनदेखी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राहक की जो शिकायत पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित में से जो उपर्युक्त विषय होगा, यहाँ पे रणनीति नहीं बताना है। तो यहाँ पे रणनीति नहीं में आपको देना है ऑप्शन सी नंबर में कि बैंक की नीतियां केवल दिशा निर्देश हैं, ग्राहक की सेवा करने के लिए आप उनकी अनदेखी कर सकते हैं, जो कि एक उपयुक्त रणनीति नहीं होती है। ठीक है, उपयुक्त रणनीति नहीं में आपको ऑप्शन देना है। तो आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन है अगला, प्रति विक्रय से क्या तात्पर्य है। प्रति विक्रय से क्या तात्पर्य है दोस्तों, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि ग्राहकों के यानी उन ग्राहकों को एक एकाधिक उत्पाद बेचना जिनका पहले ही शाखा से बैंकिंग संबंध है, विभिन्न व्यक्तियों को इस उद्देश्य से एकल उत्पाद बेचना ताकि बैंक शाखा अधिक ग्राहक लाए जा सके, मौजूदा ग्राहकों द्वारा मौखिक प्रचार के माध्यम से संभाव्य ग्राहकों को या उत्पाद सेवाओं की बिक्री। ऑप्शन डी है, बैंक के उत्पाद के बदले में दूसरा उत्पाद बेचना। तो ऑप्शन आपका सही आंसर के रूप में क्या होगा, सही आंसर आपका होगा उन ग्राहकों को एकाधिक उत्पाद बेचना जिनका पहले ही शाखा से बैंकिंग संबंध है। ठीक है, ये प्रति विक्रय का तात्पर्य होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक अधीर ग्राहक
से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। तो जो अधीर ग्राहक होता है उसको, जैसे अधीर ग्राहक को हम बोलते हैं जिसके अंदर रुकने की शक्ति ना हो, जिसके अंदर धीरज ना हो। तो ऑप्शन है ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए, अपना समय लेना और ग्राहक को अपना काम पूरा होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहना, उसका प्रतिकार करते हुए अपने अधिकारों पर दृढ़ रहना और ग्राहक को कल वापस आने के लिए कहना। तो जो एक अधीर ग्राहक होता है, अगर उससे निपटना है आपको तो सीधे क्या करना है कि ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना और देरी से बचा जाना चाहिए। आप जितनी जल्दी ग्राहक को सेवा प्रदान कर देंगे उससे ही देरी से आप बच जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या है? तो ऑप्शन आपका क्या है? ए नंबर सही होगा। ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋण वसूली के संदर्भ में हम विनियामक मानदंडों के अनुपालन तथा वसूली कौशल और रणनीति के बीच संबंध अच्छी तरह से कैसे समझाते? तो ऋण वसूली के मामले में यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, वे एक दूसरे के असंगत हैं, वे एक दूसरे से असंबंधित। तो ऋण वसूली के मामले में हम विनियामक मानदंडों के अनुपालन में वसूली कौशल करने के लिए रणनीति जो संबंध बनाई जाती है वो यही होता है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट जिसको बीसीए कहते हैं के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो दोस्तों जो बीसीए होते हैं, जिसको बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट बोलते हैं, उनके लिए सॉफ्ट स्किल जो नहीं होता है वो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ऑप्शन देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना, 10 वर्ष का अनुभव, सकारात्मकता, आत्मविश्वास। तो इनमें से जो अनुभव नहीं लिया जाता है सॉफ्ट स्किल के रूप में वो नहीं लिया जाता है 10 वर्ष का अनुभव। 10 वर्ष का अनुभव सॉफ्ट स्किल के रूप में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये थे IIBS संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन आएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अगस्त 2023, जुलाई 2023 इसके बाद के हैं, यानी अभी के जो करंट में आने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन यही आ रहे हैं। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को रिपीट करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।